हेलो एवरीवन, जितने भी हैं सब आप पहले म्यूट पे डाल दो आप अपने अपने फ़ोन को। सो एवरीबडी इज़ हेयर। तो लेट्स स्टार्ट। हम जो पहला सब्जेक्ट लेंगे वो लेंगे डीबीएमएस। किसी को अगर नहीं दिख रहा है या आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ अनम्यूट करके एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कीज़। तो हमें कीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कीज़ आपको अच्छे से नहीं आती होगी तो आगे आप नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, जिसका क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। तो हम कीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी कीज़ आपने आज तक सुनी होगी वो सब हम लिख लेते हैं। तो मैंने क्या क्या लिखा है? सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की एंड प्राइम एट्रीब्यूट्स। ये सब आपने सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द सुपर की। एक डेटाबेस लेते हैं, जैसे कि ENO है, ई-नेम है, फ़ोन नंबर है एंड एड्रेस है, और भी इसमें फर्दर डिटेल्स हो सकती हैं इसकी एम्प्लॉय की। तो बेसिकली सुपर की क्या है? आप म्यूट कर दीजिए, जो भी है हमको म्यूट कर दो प्लीज। इसके बाद सुपर की क्या है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड को। जैसे वी कैन से दैट ENO यूनिकली आइडेंटिफाइज द होल रिकॉर्ड, बट इफ आई से ENO एंड ई-नेम, क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड को? यस, क्योंकि आई जस्ट प्रोवाइडेड वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नाम कुछ लिया तो है नहीं। ENO तो पहले भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। तो ENO क्या है? सुपर की। ENO ई-नेम भी क्या है? सुपर की। ENO ई-नेम एंड फोन नंबर भी क्या है? सुपर की। इट मीन्स अगर किसी भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में वो एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को, एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम उतने ज़रूरी हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर की। तो ENO इज ए सुपर की, ENO ई-नेम इज ए सुपर की, ENO ई-नेम फोन नंबर इज ए सुपर की, ENO ई-नेम फोन नंबर एड्रेस इज आल्सो ए सुपर की। ठीक है, आई थिंक सुपर की इज क्लियर। नाउ व्हाट इज की? की मिनिमम सुपर की इज कॉल्ड ए की। मिनिमम, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। लाइक हियर ENO यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, सो इट इज ए की। क्या ENO ई-नेम की है? नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, दैट इज ई-नेम, तो इसलिए ये की नहीं है। जो मिनिमम होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए की। मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जितने भी आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? की बोलेंगे। तो क्या ENO ई-नेम फोन नंबर है हमारा की? नहीं, इट इज नॉट ए की, क्योंकि इट इज नॉट ए मिनिमम सुपर की। अब नेक्स्ट आपका आता है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या? वी कैन से दैट एवरी की इज ए सुपर की, बट एवरी सुपर की इज नॉट ए की। एवरी की, ENO की है वो सुपर की होगा, बट सुपर की क्या ये की है? नहीं। नाउ नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। अब किसी भी डेटाबेस में एक से ज़्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें रिकॉर्ड को, यानी कि एक से ज़्यादा कीज़ हो सकती हैं। जैसे इसमें ENO एक की है एंड सीरियल नंबर भी एक की है। मैंने सीरियल नंबर डाल दिया, एक एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड को।
तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा कीज हैं, एक सीरियल नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को, एंड एक एम्प्लॉय नंबर। तो हम बात कर रहे थे कैंडिडेट की। अगर एक से ज्यादा कीज हैं किसी डेटाबेस में, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय में एक सीरियल नंबर है और एक एम्प्लॉय नंबर है, दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करें अलग अलग, सीरियल नंबर 1 2 3 मैंने दे दिया, एम्प्लॉय नंबर 101 102 जो भी होगा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो ये दोनों क्या बन गई कैंडिडेट की। एक इसका बन गया सीरियल नंबर और दूसरी क्या बन गया ईएनओ। तो जब एक से ज्यादा कीज है किसी डेटाबेस में तो हर की को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कीज। किसी में 2 कैंडिडेट की भी हो सकती है, किसी में 1, किसी में 4, किसी में 5, कितनी भी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं किसी डेटाबेस में। अब नाउ व्हाट इज प्राइमरी की। जैसे मैंने कहा अगर एक ही की है तो वो अपने आप प्राइमरी की है। जैसे अगर खाली ईएनओ होता कैंडिडेट की तो वो प्राइमरी की हो जाती, बट किसी डेटाबेस में मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, तो आप किसी भी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं और दूसरी अपने आप क्या बन जाएगी, सेकेंडरी की और अल्टरनेट की। जैसे इसमें मैं कह सकती हूँ कि ईएनओ इज ए प्राइमरी की। जरूरी नहीं है मैं ईएनओ को बोलूं, सीरियल नंबर को भी बोल सकती हूँ। कोई भी की प्राइमरी की आप बना सकते हो, कह सकते हो कि दिस इज अ प्राइमरी की, और बाकी क्या हो जाएगा सेकेंडरी की, या अल्टरनेट की भी बोलेंगे सेकेंडरी की को। हम जनरली हम क्या करते हैं, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसको प्राइमरी की बना देते हैं। यानी कि अगर 4 कॉलम मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक अकेला यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं जो अकेला कर रहा है उसको प्राइमरी की बना दूंगी और बाकी सबको क्या बना दूंगी, सेकेंडरी की। प्लीज आप म्यूट कर दो अपना फोन सब, एक का अनम्यूट है अभी भी। यस थैंक यू। अब प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया, नेक्स्ट इज फॉरेन की। अब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो आई अज्यूम कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा इनका। तो एम्प्लॉय में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, ये है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब अकेला कोई भी रिलेशन अपने आप में यूजफुल नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन लेने के लिए दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है हमें। तो एक ये देखो, अब मैंने एक रिलेशन लिया दैट इज डिपार्टमेंट, डीएनओ, डी नेम, डी मैनेजर ईएनओ। डीएनओ क्या है, प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल, लेकिन ये डीएनओ जो है एम्प्लॉय टेबल में भी है, वो हम आगे भी इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक कॉमन कॉलम हमेशा होता है 2 रिलेशन के बीच में अगर हमें उनको कनेक्ट करना है, जैसे इसमें डीएनओ है। तो अगर ये प्राइमरी की है वो कॉमन कॉलम किसी एक टेबल में, तो दूसरी टेबल का क्या कहलाएगा, फॉरेन की। लाइक डीएनओ इज द प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन ये एम्प्लॉय टेबल में भी है, तो एम्प्लॉय टेबल में डीएनओ क्या कहलाएगा, फॉरेन की, बिकॉज इट इज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। क्लियर। नाउ कंपोजिट की क्या होता है, जब एक से ज्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट्स हों कीज के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट की। जैसे एक टेबल ली मैंने, वर्क्स ऑन, ईएनओ, पीएनओ एंड आवर्स। इसमें क्या इंफॉर्मेशन क्या है, एक एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कितने घंटे काम कर रहा है। 101 प्रोजेक्ट 5 पे 6 घंटे काम कर रहा है, या 102 थर्ड प्रोजेक्ट पर 4 घंटे काम कर रहा है। तो ईएनओ एंड पीएनओ मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वो किसी प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट की होगी या आपकी की होगी वो होगी ईएनओ एंड पीएनओ, यानी कि दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे ईएनओ एंड पीएनओ। तो ईएनओ एंड पीएनओ क्योंकि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, तो इस की को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट की। तो बेसिकली सेम है, की का कंसेप्ट वही है, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज ओनली थिंग। अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो हम उसको कंपोजिट की बोल देते हैं,
बस जरूरी नहीं है, जनरली हम प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लेते हैं हर जगह, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट इज प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्राइम एट्रीब्यूट का कंसेप्ट समझ में आया है तभी आप नॉर्मलाइजेशन आगे पढ़ पाएंगे, अगर नहीं आया तो फिर नॉर्मलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो प्राइम एट्रीब्यूट होता क्या है? अब जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि कैंडिडेट की में 2 कॉलम है, ये कैंडिडेट की है राइट, एवरी की इज ए कैंडिडेट की। तो इसमें 2 कॉलम है, एक ENO एंड एक है PNO। तो जो भी एट्रीब्यूट्स किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। लाइक यहाँ पे ENO PNO इज ए कैंडिडेट की, तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? ENO एंड PNO, 2 प्राइम एट्रीब्यूट्स है, एक ENO एक PNO। और जो बाकी बच गए वो सारे क्या हो गए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि अवर्स क्या हो गया आपका? दैट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये चीज समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी, अगर मान लीजिए इसमें तो अभी एक ही कैंडिडेट की है, अगर मल्टीपल कैंडिडेट कीज होती तो उन सब एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स। और बच्चों को क्या बोलते हैं हम? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब सीरियल नंबर भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। सीरियल नंबर क्या कर रहा है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को, एंड ENO PNO मिलकर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड को। तो इसमें 2 कैंडिडेट कीज हैं, एक सीरियल नंबर और एक कंपोजिट की ENO एंड PNO, ठीक है। तो अगर मैं बात आपसे पूछूं कि आप बताइए कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, तो यू विल थिंक कि प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए, कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। तो ENO PNO सीरियल नंबर आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड अवर्स इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरियल नंबर में केवल एक ही एट्रीब्यूट है, तो इट इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज ए प्राइमरी की। समझ में आया? अगर एक ही एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट ना बोलकर प्राइमरी की बोलते हैं, तो वो प्राइमरी की है, उसको आप अलग छोड़ दो। तो सीरियल नंबर को हम प्राइम एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, ना ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, इट इज ए प्राइमरी की और ए कैंडिडेट की, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। और नाउ यू विल से ENO इज 1 प्राइम एट्रीब्यूट, PNO इज द सेकंड प्राइम एट्रीब्यूट, 2 प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि एक कैंडिडेट की ऐसी है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स। और अवर्स क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सबको समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं थोड़ा और एग्जांपल देके इसको समझा सकती हूँ। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। क्लियर सबको? चलो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो कीज के बारे में हमने पढ़ा अभी कि बेसिक कीज जो आपको काम आएंगी आगे करने में क्वेश्चंस। तो बार बार मैं आपको वर्ड यूज कर रही हूँ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसके 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं पेपर में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, कुछ टॉपिक्स हमें पहले क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे कीज किया। एक हम और टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो नॉर्मलाइजेशन जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये नवाथे में चैप्टर 8 है, आप जाके उसको रेफर कर सकते हो। अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द नॉर्मलाइजेशंस। ये गाइडलाइंस क्या क्या हैं? जो सबसे पहले वाली गाइडलाइन है वो ये है कि जो डेटाबेस है उसका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कि जैसे हम बच्चे होते हैं ना, जब स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं सीक्वल तो नाम लिख देते हैं टेबल का ABCXYZ, ऐसे नहीं रखना। जैसे अगर आप नाम आपने देखा होगा एम्प्लॉय, तो क्लियर है कि अगर एम्प्लॉय टेबल का नाम है तो इसके अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, ENO ENAME अभी हमने डिस्कस किया राइट, फोन नंबर DNO एटसेट्रा। तो नाम जो है रिलेशन का वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एम्प्लॉय रख दिया, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रख दी, इस तरीके का होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल था ये। दूसरा हम बात करेंगे अपडेट अनोमलीज की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अपडेट अनोमलीज क्या क्या होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। एक होती है इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, मॉडिफाई। इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई 3 टाइप की होती है अपडेट अनोमलीज। इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी इम्पोर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इंटरव्यूज में भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, इन अनोमलीज के बारे में। तो एक मैं डेटाबेस बनाती हूँ, जैसे ये बनाया मैंने, एम डिपार्टमेंट, कोई भी नाम दिया मैंने, अच्छा नहीं दे रही, बेकार दे रही हूँ, ताकि समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है अगर आप अच्छा रिलेशन डिजाइन नहीं कर रहे हैं तो। क्या क्या डाला मैंने? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर ENO, यानी कि जो HOD है उसका एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट का। मैंने एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में डाल दी। तो क्या दिक्कत है, क्यों हम 2 टेबल बना रहे हैं? तो ये हमें थोड़ा देखना है कि क्या प्रॉब्लम आएगी अगर इस तरह का हमने जो है डेटाबेस डिजाइन किया है। इसमें प्राइमरी की क्या है? ENO, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को। अब ENO जो है वो ई नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, फोन नंबर को डिकोड कर रही है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन एनोमली की, यानी कि इंसर्ट करते हुए हमें क्या प्रॉब्लम आएगी अगर इस डेटाबेस के अंदर मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहली बात तो हो सकता है कि मुझे कोई नया डिपार्टमेंट इंसर्ट करना है। नया डिपार्टमेंट आया, HR नया डिपार्टमेंट आया है, या MBA का कोई नया डिपार्टमेंट आया है अब यूनिवर्सिटी के अंदर, या अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आया है। तो क्या हम उस ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में डाल पाएंगे? अभी तो कोई एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी में, उस डिपार्टमेंट में, तो नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ENO इज द प्राइमरी की और ये नल हो नहीं सकती। अब हम कैसे डालेंगे? मान लिया 105 आया है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो इट विल आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट एम्प्लॉय तो अभी कोई है ही नहीं, नया डिपार्टमेंट आया है, तो हम डाल नहीं पाएंगे ये इंफॉर्मेशन। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन इंसर्शन, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? मान लिया कि 101 एक डिपार्टमेंट नंबर 103 है, ठीक है, इसके अंडर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो आप उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ तो डाल देंगे आराम से, हर एक एम्प्लॉय का नंबर, नेम एंड फोन नंबर। लेकिन जब डिपार्टमेंट नेम मान लिया HR है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये HR 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। उसका जो HOD है उसका मान लिया जो ENO है दैट इज 107, उसको भी 100 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। एक ही बार स्टोर होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, लेकिन आप 100 टाइम डाल रहे हैं, मे बी 1000 टाइम डाल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर। तो इट्स नॉट ए गुड डेटाबेस। रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि इट टेक्स अ स्पेस एंड इट्स वेरी कॉस्टली। तो इंसर्शन में समझ में आया, इसे बोलते हैं इंसर्शन एनोमली, कि इंसर्ट करते हुए ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये होगी इंसर्शन की बात। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन एनोमली क्या होती है कि अगर एक ही एम्प्लॉय होता, मान लिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 106, एम्प्लॉय नंबर 106 है, एम्प्लॉय नेम है, फोन नंबर है, ये एक है, केवल एक एम्प्लॉय, एंड बाई चांस वो छोड़ के चला जाता है, तो क्या होगा? आप जब इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट करेंगे तो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय था और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपने एम्प्लॉय के साथ स्टोर की है, विच इज नॉट नीडेड बिकॉज यू वांट दैट इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए थी, हो सकता है बाद में आप और एम्प्लॉयज हायर करने की सोच रहे हो उस डिपार्टमेंट में। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द डिलीशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन एनोमली। समझ में आया? इंसर्शन एनोमली एंड डिलीशन एनोमली। नेक्स्ट इज मॉडिफाई।
मॉडिफाई एनोमली क्या होता है? जैसे हमने अभी बात की थी कि एक डिपार्टमेंट है 103, उसके अंदर 100 ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, डाल भी दिया आपने, रिडंडेंट कर भी दी, लेकिन एचओडी चेंज हो गया, जो एचओडी बना उसका एम्प्लॉय नंबर है 108, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 टाइम्स इसको अपडेट मारना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, 108 108 108। अगर एक जगह भी आपका छूट गया, मान लिया आपका यहाँ एक जगह छूट गया, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। डेटाबेस नहीं कहेगा कि क्योंकि आपने 99 जगह 108 डाला है और एक जगह 107 डाला है तो इसका मतलब 108 ठीक है, नहीं, उसके लिए डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट है, पता नहीं अब क्या सही है क्या गलत है, तो इस केस में हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाई एनोमलीज। तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एनोमलीज हमने डिस्कस की हैं ये मिनिमम हो, कम से कम ऐसा डेटाबेस डिजाइन करें कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम 100% अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमाइज इसको हम कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वन। ये हमारी सेकंड गाइडलाइन थी, राइट? यस। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन क्या कहती है कि जो नल है, आपने अगर डेटाबेस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो नल वर्ड यूज किया होगा, जब भी खाली स्पेस हम छोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं नल, की कोई वैल्यू नहीं है। तो नल हम कैसे डाल देते हैं, जैसे एक टेबल है जिसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर, उसका मोबाइल नंबर एंड उसका ऑफिस फोन नंबर, ऑफिस में जो लैंडलाइन होती है उसका नंबर है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब 100 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन 100 एम्प्लॉयज में से केवल 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके पास ऑफिस फोन नंबर है, बाकियों के पास नहीं है, कम होता है आजकल, सबके पास मोबाइल है, तो केवल 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके पास है, बाकी सब में क्या डालोगे आप, नल 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 नल, क्योंकि है ही नहीं, केवल 2 में है, राइट? तो ये बेसिकली यू आर वेस्टिंग द स्पेस, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू डिजाइन द डेटाबेस। तो जब गुड डेटाबेस डिजाइनिंग की हम बात करते हैं तो ये नल जितना मिनिमम हम कर सके उतना बेटर रहता है। इस केस में क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, कि जो सबसे ज्यादा नल आ रहा है किसी को एट्रीब्यूट में मैक्सिमम टाइम, उसको आप अलग टेबल में डाल दो, इस मेन टेबल से इसको हटा दो, तो हम मेन टेबल से इसको हटा देंगे, इसमें नहीं डालेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एक नई टेबल बना देंगे, ENO एंड ऑफिस फोन नंबर, और उन 2 एम्प्लॉयज को, मान लिया 108 एंड 109 के पास ऑफिस फोन नंबर था, केवल उनको डाल देंगे, बाकियों को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास था ही नहीं ऑफिस फोन नंबर। तो इस तरीके से आपने जो उस मेन टेबल में जिसमें पता नहीं लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा होगा, उसमें नल डालने से बचा लिया एंड स्पेस बच गया। ठीक है, तो ये हमारी थी थर्ड गाइडलाइन कि नल जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगी बस मैं। लॉसलेस ज्वाइन, नॉन एडिटिव ज्वाइन भी बोलते हैं इसको, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अभी हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। तो लॉसलेस ज्वाइन क्या होता है, अभी हमने बात की कि 2 टेबल हैं, 2 टेबल हमारी तभी यूजफुल है जब उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट है, तो हमने एक कॉमन कॉलम लिया था DNO, ताकि आपस में इनको कनेक्ट कर सकें। तो अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि आप ऐसे कुछ क्वेरी लिखते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E, डिपार्टमेंट D where E.DNO equal to D.DNO। तो बेसिकली कॉमन कॉलम चाहिए ना आपको यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन डालने के लिए। तो ये कहता है, ये लॉसलेस ज्वाइन क्या कहता है कि जो कॉमन कॉलम है ये ऐसा होना चाहिए कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन हो। देखो ये DNO डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय टेबल में है तो ऑफकोर्स ये अपने आप क्या बन गया, उसका फॉरेन की बन गया, तो ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई भी गलत डेटा नहीं आएगा, स्परियस डेटा नहीं आएगा, आपके पास हमेशा राइट डेटा आएगा। इसलिए इसको नॉन एडिटिव ज्वाइन भी कहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आप नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी ऐसा कॉमन कॉलम डाल देंगे डी नेम, जो कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बाई चांस कॉमन है, तो आपके पास गलत डेटा आने के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यू जस्ट नीड टू नो द फोर्थ गाइडलाइन, एंड फोर्थ गाइडलाइन इज शालू का अभी आया है कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करो। एंड बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इट्स नॉट दैट इजी। द ओनली थिंग हेयर अभी आप जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जब आप दो टेबल्स को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक कॉमन कॉलम तो चाहिए, तभी कंबाइन कर पाएंगे। जैसे यहाँ डाला वेयर, कोई तो कॉमन कॉलम चाहिए। तो जो कॉमन कॉलम होगा उसमें से एक जो कॉमन कॉलम है वो एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, सिंपल। जैसे यहाँ मैंने डिपार्टमेंट नंबर से कंबाइन किया है, तो डिपार्टमेंट नंबर जो है डिपार्टमेंट टेबल का क्या है, प्राइमरी की, और एम्प्लॉय टेबल का क्या है, फॉरेन की। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो जो हम ये फोर्थ गाइडलाइन है कि जब भी आप कंबाइन करेंगे, ओके थैंक यू, तो वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर है बाकी सबको? तो ये 4 गाइडलाइंस थी, बहुत जरूरी थी। जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो इनको फॉलो करेंगे हम, इन गाइडलाइन को। अब नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? ये लिखा मैंने, x क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, y भी क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इस सिंबल का मतलब है फंक्शनली डिटरमाइंस। सो वी से x फंक्शनली डिटरमाइंस y, और वी कैन से y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो x में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी मान ली एक ही एट्रीब्यूट है टू मेक इट इजी, और इसमें भी एक एट्रीब्यूट है y1। तो मैंने ये लिख दिया x1 फंक्शनली डिटरमाइंस y1। इसका क्या मतलब है? इसका x एंड y ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो इसके इंस्टांस है, x1 और x2, दोनों इक्वल हैं, इफ x1 इक्वल टू x2 देन y1 शुड बी इक्वल टू y2। जैसे रोल नंबर, अगर मैं कहती हूँ रोल नंबर 105, तो जहां भी रोल नंबर 10, अगर 105 में जो नाम है स्टूडेंट का दैट इज कमलेश, तो जहां भी 105 आएगा आई एम 100% श्योर कि नाम क्या होगा, कमलेश। तो आई कैन से दैट रोल नंबर फंक्शनली डिटरमाइंस नेम, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर जहां भी कमलेश आएगा वी कैन नॉट से दैट रोल नंबर इज 105, बिकॉज किसी और बच्चे का नाम भी कमलेश हो सकता है। क्लियर है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको? अब इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट का एग्जांपल लिया है, दो एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं x1 x2, तो वो सब दोनों इक्वल होने चाहिए। जब हम इंस्टांस की बात करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। अगर रोल नंबर एंड नेम मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो रोल नंबर एंड नेम जहां भी वो सेम सेट आएगा, तो आगे जो मान लिया फोन नंबर है तो फोन नंबर शुड बी द सेम। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको ज्यादा आगे समझ में आएगी धीरे धीरे जब आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना एनफ है। एक आता है क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, F प्लस क्लोजर। फंक्शनल डिपेंडेंसी थी F। अगर मेरे पास F के अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, तो इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को मिलाकर मैं कुछ नई फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल सकती हूँ, और उसको मैं एक सेट में डालती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज F प्लस, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको मिलाकर अगर आप कुछ नई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं तो वो सारी मिलकर आप डाल सकते हैं F प्लस में। ठीक है? तो लेकिन कैसे निकालेंगे, कैसे इन्फर करेंगे हम नई फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके लिए हमारे पास होता है इन्फरेंस रूल्स। कुछ इन्फरेंस रूल्स हैं, नवाथे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब।
थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसका बेसिक के बारे में। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रूल। इफ x is the superset of y, then x uniquely functionally determines y। ठीक है, इसको फंक्शनली डिटरमाइंस y भी बोल सकते हैं, x यूनिकली डिटरमाइंस y भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें सही है। तो कैसे है? इफ x इज द सुपरसेट ऑफ y, मैं ये कह रही हूँ कि x जो है दैट इज रोल नंबर एंड नेम, दो एट्रीब्यूट है इसमें। ठीक है, y में क्या है? ओनली नेम। तो हो गया, x सुपरसेट हो गया y का, इसमें रोल नंबर एंड नेम दोनों है, इसमें केवल नेम है। तो क्या x यूनिकली डिटरमाइंस करेगा y को? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि 105 कमलेश, बताओ 105 का नाम क्या है? आई एम ऑलरेडी टेलिंग माई सेल्फ कि 105 इज कमलेश, तो यू नो द नेम इज द कमलेश। तो ये बहुत ऑब्वियस रूल है, इसलिए इसको हम ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। ट्राइवल का मतलब क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज इट इज क्वाइट ऑब्वियस। जब आप नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे तब कई बार आप पढ़ेंगे इट शुड नॉट बी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो यू शुड नो व्हाट डज दैट मीन। ट्राइवल का मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है वो सुपरसेट नहीं होना चाहिए इसका, देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रूल समझ में आया कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई तो करेंगे। अगर मैं कहती हूँ रोल नंबर, नेम, फोन नंबर ये है, अब बताओ फोन नंबर क्या है, तो वो आप बता ही दोगे, राइट। तो ये था रिफ्लेक्सिव रूल। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल क्या कहता है? ये कहता है कि मान लिया रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर के साथ आपको दे दिया फोन नंबर भी, तो ये क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? नेम एंड फोन नंबर भी, क्योंकि फोन नंबर तो मैं बता ही रही हूँ। तो मैं कोई भी नया कॉलम ऑगमेंट कर सकती हूँ, यानी कि इफ x यूनिकली डिटरमाइंस y, आई कैन से xz यूनिकली डिटरमाइन yz। एक कॉमन कॉलम मैं दोनों तरफ ऑगमेंट कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेशन रूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रूल। x implies y and y implies z, then x implies z। ट्रांजिटिविटी बहुत बार आप पढ़ते हो, जैसे कि अनम्यूट कर दो प्लीज, अगर कोई इश्यू है तो बोलो। शालू, शिखा। रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम एंड नेम यूनिकली डिटरमाइन एड्रेस। मान लीजिए इस तरीके से कुछ है, तो वी कैन से दैट रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन एड्रेस। तो ट्रांजिटिविटी रूल आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा इतना तो। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। Decomposition rule is very important. Decomposition rule क्या कहता है कि if x uniquely determine y and z, यानी कि अगर रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज नेम एंड फोन नंबर, शिखा एनी प्रॉब्लम? शिखा कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं तो म्यूट कर दो प्लीज। तो रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम कोमा फोन कोमा एड्रेस, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज कर सकते हैं। रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम एंड रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन फोन नंबर and roll number uniquely determine address। क्लियर है?
इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिकम्पोज कर सकते हैं जो भी राइट साइड में आपके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन कभी भी हम लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर x में हमारे x1, x2 एंड x3 हैं तो वो इतने ही रहेंगे, एक बंडल की तरह, एक पैकेट की तरह ट्रीट होंगे। इसको आप कभी भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कि मैंने कहा था कि ENO एंड PNO मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं आर्स को, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ENO यूनिकली डिटरमाइन आर्स एंड PNO यूनिकली डिटरमाइंस आर्स, यू कैन नॉट से दैट। ENO PNO दोनों मिलकर ही यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे आर्स को। तो लेफ्ट साइड वाले को आप कभी डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन राइट साइड वाले को जो है आप डिकम्पोज कर सकते हो। अगेन एक आता है यूनियन रूल। यूनियन और एडिटिव रूल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें ये कहता है कि अगर अलग अलग आपको दिया है, रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम, रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन फोन नंबर एंड रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन एड्रेस, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हो, यूनियन करके लिख सकते हो, रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस। तो ये है हमारी यूनियन रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमारे 2-3 डिकम्पोजिशन एंड यूनियन रूल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि राइट साइड वालों को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, बट लेफ्ट साइड वालों को आप कभी भी अलग अलग करके नहीं लिख सकते। उनको आप एक पैकेट की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मलाइजेशन। आज थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी 5-7 मिनट अभी और कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें। अब आगे कौन है, पढ़ लें अभी आगे। चलो 10 मिनट और कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन के आते ही आते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको समझ में आएगा इसका कंसेप्ट तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन उससे पहले जो अब तक पढ़ाया है वो समझ में आना चाहिए। कीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप घर जाके, आप घर तो बैठे ही हैं खैर आप सब, आप मेरा लेक्चर होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले चैप्टर 8 नवाथे का एक बार उठा के देखना कि मैंने क्या पढ़ाया, आपको कितना समझ में आया। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कोई भी हमें कहा जाता है डेटाबेस डिजाइन करो तो वो एक अच्छा होना चाहिए, एक गुड डेटाबेस डिजाइन होना चाहिए। तो उसको हम बोल देते हैं कि एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो हम ये कर सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में डाल दें। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं अलग अलग टेबल में, और इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं कि जो हमने अभी अनोमलीज की बात की थी, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन, वो अनोमलीज मिनिमम हो, ठीक है, और हमारा रिडंडेंसी मिनिमम हो, मतलब जो गाइडलाइंस थी एटलीस्ट वो फॉलो हो। तो हम कहते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो हम अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो तो हम करेंगे डिटेल में। लेकिन अलोंग विद दैट 2 और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है गुड डेटाबेस डिजाइन के लिए। एक होता है लॉसलेस ज्वाइन, जिसको हमने बात की थी नॉन एडिटिव ज्वाइन, कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि 2 टेबल, जब आप एक टेबल को डिकम्पोज करते हो तो डिकम्पोज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जो कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन हो। हमेशा 5th नॉर्मल फॉर्म तक लॉसलेस ज्वाइन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, ठीक है। दूसरी चीज हमारी ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में जब आपने मेन एक डेटाबेस लिया उसमें 10 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, लेकिन आपने नॉर्मलाइज करते करते उसको 3-4 डेटाबेस में ब्रेक किया, लेकिन एट द एंड जब आप काउंट करोगे तो सब में मिलाकर 10 फंक्शनल डिपेंडेंसी रहनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो ये 2 कंडीशन भी होनी चाहिए। लेकिन लॉसलेस ज्वाइन जहां तक हमें एंड तक चाहिए होते हैं, 5th नॉर्मल फॉर्म तक, लेकिन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो केवल हम 3rd एनफ तक गारंटी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की गारंटी हम किस नॉर्मल फॉर्म तक ले सकते हैं।
केवल थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इसकी गारंटी ली जा सकती है, इसके बाद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी आर नॉट श्योर, वी कैन नॉट टेक एनी गारंटी। ठीक है, तो हम चला सकते हैं, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व ना भी हो तो इट विल स्टिल वर्क, बट लॉसलेस ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि इट डज नॉट अलाउ यू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जब किसी एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास कौन कौन सी डिग्री है, तो आप बता सकते हो कि आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी है, एमटेक है, तो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग। कोई डिपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है, एक डिपार्टमेंट की अलग अलग जगह ब्रांच हो सकती है, तो उसकी जो लोकेशन है वो मल्टी वैल्यूड है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 101 डिपार्टमेंट नेम HR, मैनेजर ENO, 525 डिपार्टमेंट लोकेशन HR हिसार, बेंगलोर, फरीदाबाद। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं, इट्स नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। डिपार्टमेंट लोकेशन क्या है, मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि इसकी मल्टीपल वैल्यूज है। बाकी आप सब देखेंगे डिपार्टमेंट नेम का एक ही नाम हो सकता है, मैनेजर का HOD एक ही हो सकता है, ये केवल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो इट डज नॉट अलाउ यू दैट। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में बिकॉज इट्स नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यू कैन डू वन थिंग, आप ऐसा कर सकते हैं कि 101 HR 525 हिसार ऐसे डाल नहीं सकते मल्टीपल वैल्यूज। 101 HR 525 बेंगलोर, 101 HR 525 फरीदाबाद, राइट। अगर आप ये पूछो हाँ ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि कुछ भी आपने मल्टी वैल्यूड यहाँ डाला नहीं है, अलग अलग डाल दिया, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है रिडंडेंसी की। देखो ये अगर आपका 6 जगह है तो आप 6 बार इसको रिपीट कर रहे हो, विच इज नॉट नीडेड, राइट। वो हमने कहा था रिडंडेंसी मिनिमम हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिपार्टमेंट लोकेशन, उसको अलग टेबल में डाल दो, जैसे हमने नल के केस में किया था। लेकिन जब हम अलग टेबल में डालेंगे तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए इस टेबल और जो नई टेबल बनेगी। ओके, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है लग रहा है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू स्पीक मच लाउडर। डिपार्टमेंट लोकेशन को अलग टेबल में हम डाल देंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट लोकेशन को हटा देंगे और एक अलग टेबल में डालेंगे। लेकिन जिस टेबल में हम डालेंगे उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए इस टेबल और उस टेबल के बीच में, जो हमने लॉसलेस ज्वाइन की बात की थी। तो अब DNO बिकॉज इट्स ए की, इट यूनिकली डिटरमाइंस ऑल दोस थिंग्स, एंड DNO से ही मुझे लोकेशन पता लगेगी, तो मैं DNO को कॉमन कॉलम बना देती हूँ। अब जो DNO है वो क्या है, प्राइमरी की, इसमें क्या होगी फॉरेन की, इसमें भी प्राइमरी की है वो फॉरेन की होगी, वो एक ही बात है। एटलीस्ट वी कैन कंबाइन दीज टू थिंग्स विद द कॉलम DNO। तो अब मैं इसमें डाल सकती हूँ 101 हिसार, 101 बेंगलोर, 101 फरीदाबाद, इस तरीके से हम इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये जो हमारी है फर्स्ट, पहले भी थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब मैंने अलग अलग लिखा था, लेकिन दिस इज अ मच बेटर अप्रोच कि आप अलग टेबल में उसको डाल के डिकम्पोज करते हैं उसको। तो पहला था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का, दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा, जिसको हम ब्रेक कर सकें। जैसे मैं आप पूछूं व्हाट्स योर नेम, तो यू कैन ब्रेक योर नेम, जो भी है, जैसे गीता गुप्ता, तो गीता एंड गुप्ता को आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। मैं पूछूं व्हाट इज योर एज, तो यू कैन नॉट ब्रेक इट, तो इट इज एटॉमिक एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट भी अलाउड नहीं होता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते ENO, यहाँ पे लिख दिया नेम और यहाँ लिख दिया F नेम लास्ट नेम, मतलब एक ही कॉलम नहीं बना सकते, इसका आपको 2 कॉलम ही बनाने पड़ेंगे
अगर आप उनको अलग अलग रेफर करना चाहते हैं, ENO, F नेम एंड L नेम, ऐसे आपको अलग अलग डालने पड़ेंगे, तभी आप कह पाएंगे कि इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो जनरली पेपर में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो मतलब पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जहां भी आपको ये दे दिया जाए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, द डेटाबेस हैज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इट इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लेकिन अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जा रहा, तो आप कह रहे हैं पता ही नहीं भैया मल्टी वैल्यूड है कि सिंगल वैल्यूड है कि क्या है, तब आप ये अज्यूम करके चलते हैं जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे कि इट इज ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म से फिर आप स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपल था, केवल आपको चेक करना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए और कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, बस दो चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, ठीक है। अगर मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करती हूँ तो हम अज्यूमिंग कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तभी मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक कर सकती हूँ, राइट। तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करने से पहले ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पे हमारी जो है डिपेंडेंट है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, हमें कंसेप्ट आना चाहिए फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर दो एट्रीब्यूट हैं, अगर x यूनिकली डिटरमाइन y, ठीक है, और x में दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट है x1, x2 एंड x3। बेसिकली x क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, y के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर ये तीनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं x1, x2, x3 यूनिकली, मैंने लिख दिया x1, x2, x3 इज यूनिकली आइडेंटिफाइज y। तो अगर मैं इसमें से x3 हटा दूं तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई अगर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी ENO, PNO यूनिकली डिटरमाइंस आवर्स। क्या मैं प्रोजेक्ट नंबर को हटा दूं, क्या ENO बता पाएगा खाली कि कितने, कौन से प्रोजेक्ट पर कितने घंटे काम किया? नहीं बता पाएगा। अगर मैं ENO को हटा दूं तो PNO बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ये दोनों मिलकर ही बता पाएंगे आवर्स को। तो मैं ये कहूंगी ये फंक्शनल आवर्स इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ENO एंड PNO। बट अगर मैं यहाँ पे डाल देती ENO, PNO एंड फोन नंबर, मैंने एक कॉलम और डाल दी फोन नंबर, ठीक है, ये अभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं आवर्स को, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मैं फोन नंबर को हटा दूं तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये मैं कहूंगी नाउ आवर्स इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ENO, PNO एंड फोन नंबर। फुली डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने एक एट्रीब्यूट हटा दिया तब भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। आई चीज समझ में? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी का। फुली हम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं हटा सकते, तभी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। पार्शियल का मतलब कोई एक दो कोई भी मैं हटा रही हूँ उसके बाद भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं कहूंगी पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है दैट इज डिपेंडेंट ऑन पार्शियल फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? डेफिनेशन क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की? सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देखो अब ये वर्ड बहुत आएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये पहले समझा दिया आपको। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ये एक लिटरल डेफिनेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। अब एक डेटाबेस डिजाइन हम देते हैं। ठीक है, ये ले लिया, सिंपल सा ले लिया है। इस डेटाबेस में क्या है? एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, आवर्स, एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे शो की जाएगी आपको? या तो दे दी जाएगी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, या आपको शो भी कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं? देखो ये ऐसे देते हैं आपको,
ऐसे एरो की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, जो विदाउट एरो है वो लेफ्ट साइड है और जो विद एरो है वो राइट साइड में है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को ENO, PNO यूनिकली डिटरमाइंस आर्स। ये फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई हमारी, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है ऐसे, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है ENO और राइट साइड में क्या है ENAME, ऐसे है। दूसरा क्या है PNO एंड प्रोजेक्ट नेम, यानी कि PNO यूनिकली डिटरमाइंड प्रोजेक्ट नेम। 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है, क्लियर। जो विदाउट एरो है आप उसको लेफ्ट साइड लिख लेंगे और जो विद एरो है उसको आप राइट साइड लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पहले तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं इसमें और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। तो क्योंकि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं वर्क्स ऑन टेबल की, यानी कि ENO और PNO दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं आर्स को। तो कैंडिडेट की क्या है इसमें, ENO एंड PNO, ये कैंडिडेट की है, ठीक है। तो अब बताइए कि प्राइम एट्रीब्यूट ENO एंड PNO इज अ कैंडिडेट की। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे बता सकते हो आप, राइट। तो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे आपके ENO एंड PNO। एज आई टोल्ड यू इट इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे, जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, आर्स, ENAME एंड प्रोजेक्ट नेम, क्लियर। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि every non-prime attribute should be fully functionally dependent on the primary key, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पर। अब अवर्स क्या फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर। मैंने फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की क्या आपको डेफिनेशन दी थी कि आप कोई भी कॉलम उसमें से रिमूव ना कर सको, वो पूरी की पूरी होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या अवर्स इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यस इट इज फुली, क्योंकि अगर मैं एक भी हटाऊंगी तो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। हमें नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए हर FD को, हर फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंडिविजुअल चेक करना पड़ता है। तो जितनी है सारी की सारी सेकंड NF को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब दूसरा हम चेक करते हैं क्या ENAME, क्या ENO यूनिकली क्या ENAME जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है दैट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ये कहते हैं ना एवरी नॉन प्राइम, तो अवर्स मैंने चेक कर लिया, अब मैं ENAME चेक कर रही हूँ क्या ENAME फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इस पर। खाली ENO यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है ENAME को, यानी कि मैंने कैंडिडेट की में से PNO हटा दिया, प्राइमरी की में से PNO हटा दिया, तब भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्शियल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की इस FD में, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सेकंड NF क्या आता है एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। बट इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इट इज नॉट इन 2NF दिस डेटाबेस। एक F फंक्शनल डिपेंडेंसी ने अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज नॉट इन 2NF। लेकिन मैं आपको अभी आगे चेक करना बताऊंगी, इसकी डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ये है कि क्या प्रोजेक्ट नेम इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, नहीं। प्रोजेक्ट नेम पार्शियल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, खाली PNO यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो यहाँ भी पार्शियल डिपेंडेंसी है प्राइमरी की पर, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यानी कि ये जो डेटाबेस है ये हमारा 2NF में तो डेफिनेटली नहीं है। तो इसको 2NF में बनाना हो तो क्या करना चाहिए, जब 2NF में बनाना हो तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये और ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसका जो कॉलम है उसको आप यहाँ से हटा देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि ये कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों के बीच में, जो कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन हो, एज वी डिस्कस्ड गाइडलाइन में। तो ये वाली पहले डिस्कस करते हैं हम। ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट करी ENAME वाली, तो हम ENAME को लेके जाएंगे। तो जब हम ENAME को दूसरे में लेके जाएंगे तो इसके साथ ENO को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ENO यूनिकली डिटरमाइंस ENAME।
लेकिन मैं ENO को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। क्यों? एक कॉमन कॉलम छोड़ना है मुझे, इसलिए नहीं हटाऊंगी। मैं ENAME हटा दूंगी। ENAME यहाँ से हटाने के बाद मैंने टेबल बना दी ENO एंड ENAME, एक नई टेबल बना दी। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो थी वहां पर वो यहाँ आ गई, ENO यूनिकली डिटरमाइंस ENAME। सेकेंड NF में एक बात और है कि अगर आपके डेटाबेस में जो प्राइमरी की है या जितनी भी कैंडिडेट कीज है उसमें केवल एक ही कॉलम ही है, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से दैट इट इज इन 2NF। मतलब 2NF को आपको तभी चेक करने की जरूरत पड़ेगी जब उसमें कंपोजिट की है, जैसे कि मैंने इसमें चेक किया ENO एंड PNO। यहाँ पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी होगी क्या? पार्शियल डिपेंडेंसी तो तभी होता है ना जब हम एक एट्रीब्यूट को हटाएंगे। इसमें एक ही एट्रीब्यूट है तो हटाएंगे क्या? तो जब एक ही एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है तो आप कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा बोल देना कि ये 2NF में है। अब दूसरी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, ये कर रही थी। तो इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में PNO एंड प्रोजेक्ट नेम, दो कॉलम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट नेम को यहाँ से हटा दूंगी, PNO को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। PNO एंड प्रोजेक्ट नेम जनरली जो आपका लेफ्ट साइड में होता है वो आप कॉमन छोड़ते हो, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो नेक्स्ट टेबल में जाके प्राइमरी की बनता है। तो इसका प्राइमरी की हो गया PNO और इसका प्राइमरी क्या हो गया ENO। तो ENO यूनिकली डिटरमाइन ENAME, PNO यूनिकली डिटरमाइन प्रोजेक्ट नेम, कोई इशू नहीं है, एक एक एट्रीब्यूट है 2NF। इसमें आप देखो ENO PNO यूनिकली डिटरमाइन अवर्स, कोई और कॉलम है नहीं, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। पहले भी हमारे पास 1 2 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, अभी भी 3 है। लॉसलेस ज्वाइन भी परफेक्टली सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमने ध्यान रखा है कॉमन कॉलम का और कि वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एक इसका शॉर्टकट है, अब हम इसका शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। आप केवल इतना चेक करेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट हो इधर और इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, बस। ये जो मैंने आपको अभी तक बताया एक बड़ा लॉन्ग वे था, थोरोली अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कैसे कैसे वर्क करता है। लेकिन जब पेपर होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हो सकता है आपको 50 FDs दे दी जाए किसी रिलेशन में, तो आप 50 को कैसे चेक करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आप चेक करेंगे अगर लेफ्ट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है तो आप राइट साइड चेक करेंगे, क्या राइट साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे इट इज नॉट इन 2NF। नोट, ये वर्ड याद रखना है कि ये 2NF में नहीं है, दैट इज द शॉर्टकट। अगर आपने 50 FDs में से पहली FD चेक करी, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप 49 तो चेक ही नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली बोल देंगे इट इज नॉट इन 2NF। लेकिन अगर पहली में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दूसरी में भी नहीं हो रही, 50th में हो रही है, तो आपको 50 की 50 चेक करनी ही पड़ेगी जब तक ये कंडीशन ना आ जाए। और अगर ये कंडीशन कहीं भी नहीं आ रही तब आप करेंगे यस इट इज इन 2NF। ठीक है, तो हम चेक करते हैं वायलेशन कि कहाँ वायलेट कर रही है हमारी कंडीशन। दिस इज द वायलेशन कंडीशन। शॉर्टकट, प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि हम पिछला एग्जांपल लेते हैं अगेन, ENAME एंड PNAME। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये थी फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। तो ये तो परफेक्टली फाइन थी, प्रॉब्लम इसमें थी ENO एंड ENAME। ENO एंड ENAME। अब देखो, क्या ENO प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, ENO इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। अगर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होता तो मैं छोड़ देती, अगले पे बढ़ जाती। दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, दोनों की दोनों, इधर प्राइम इधर नॉन प्राइम। इधर प्राइम है तब इधर चेक करूंगी, नहीं तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी मुझे। ENO प्राइम एट्रीब्यूट है, यस। क्या ENAME नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? यस। इसका मतलब इट इज नॉट इन 2NF। सिंपल, खत्म, वहीं पे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये है, हम आगे क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको डिकम्पोजिशन भी सिखा रही हूँ, कैसे डिकम्पोज करके एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में बनाना है। अदरवाइज अगर पेपर में आपसे सिंबल पूछा जाए कि 2NF में है या नहीं है, खाली आप इस FD से बता सकते थे। अब नेक्स्ट इज PNO एंड PNAME। तो मैंने क्या कहा, आप लेफ्ट साइड चेक करो। लेफ्ट साइड, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? यस इट इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? यस इट इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी प्रॉब्लम है, ये भी 2NF की कंडीशन को वायलेट करती है। तो ये हमारा है शॉर्टकट टू चेक द 2NF। आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना,
ये तो आपके मैचिंग में आ जाता है कि 2NF फंक्शनल डिपेंडेंसी पे है, 3NF किस पर है। तो ये मैंने समझाया थ्योरी के लिए पूरा कैसे काम